So, friends, we were discussing about the variables in previous session of Java, and if you remember, we have also demonstrated, we have also discussed few programs of Java, that is basic programs. Okay, the very first program in which we just display a message to the client using system.out.println. Then in the very next program we used variables. Okay, we used two integer variables in which we store some value. We use assignment statement. Okay, and yet another program in which the value of one variable was assigned to the second variable. Okay, so far we have discussed that डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. वेरिएबल्स की जो ऐसी वैल्यूज़ की जो फिक्स नहीं होती और बदलती रहती है, मतलब कि ऐसा डेटा हमारा कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, बदलती रहती है प्रोग्राम के प्रोग्रेस के साथ या फिर क्लाइंट के इंटरेक्शन के साथ. ऐसे डेटा को जो टेम्पररी है उसको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं. ज़्यादातर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये उपलब्ध है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट. और एक्चुअली हम जब जावा की बात करते हैं तो वेरिएबल को यूज़ करते वक्त आपको उसे पहले यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, और डिक्लेयर करते वक्त हम ये बताते हैं कि ये वेरिएबल कौन से प्रकार का है, मतलब कि टाइप ऑफ द डेटा. वो क्या है कि जब आप किसी वेरिएबल को यूज़ करने जा रहे हो तो उस वेरिएबल का उपयोग क्या करोगे, आप कैसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप उसका उपयोग करोगे, ये आपको बताना रहता है. तो वो उसकी सिंटेक्स हमने देखी थी कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करें. इसके लिए प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स अवेलेबल है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, बुलियन, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट एट्सेट्रा. तो हम वेरिएबल का यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करते वक्त ये बताएंगे कि ये वेरिएबल का प्रकार क्या है, क्योंकि उसके अनुरूप उसको मेमोरी भी अलोकेट की जाएगी, क्योंकि हर एक डेटा का, हर एक प्रकार के डेटा का जो मेमोरी रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है. इसलिए ये आवश्यक चीज़ है कि आपको बताना चाहिए कि कौन से प्रकार का डेटा आप उसमें स्टोर करने जा रहे हो. तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अनदर डेटा टाइप. ओके, यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, different types, we have just used integer variable which can hold only whole numbers. It cannot hold fractional values. अगर हमें fractional value स्टोर करवानी है तो इंटीजर में हम वो स्टोर नहीं कर सकते. So for holding the fractional components or fractional values in Java, it has two types available, that is float and double. Float is comparatively small than double, and for holding or for storing large fractional values we can use double variable. And by default when you use any fractional value in your program, आप जब भी कोई अपूर्णांक संख्या को, वैल्यू को यूज़ करोगे अपने प्रोग्राम में, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको डबल कंसीडर किया जाएगा. क्या कंसीडर किया जाएगा? डबल, बाय डिफ़ॉल्ट. लेकिन आप चाहते हो कि ये भाई 4.5 जो है वो एज ए फ्लॉट यूज़ किया जाए, ट्रीट किया जाए, तो यहाँ पे एक लिटरल आपको ऐड करना है f. क्या कहा मैंने इसको? लिटरल. 4.5f ऐसा लिखोगे तब ये जावा का कंपाइलर समझेगा इसको एक फ्लॉट वैल्यू, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या समझेगा? डबल ही समझेगा. अमंग दिस, डबल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रैक्शनल टाइप. नाउ टू यूज डबल, to declare a double type variable, we can write a statement as we have used earlier for declaring and using integer values or integer variables. देखो इस तरह से डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, इस तरह से आपने एक डबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है. आगे जाके आप उस वेरिएबल के अंदर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर कर सकते हो. सी एन एग्जाम्पल इज डेमोस्ट्रेटेड हियर. सी, सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल 3 क्लास डिफाइन किया है, और हम ये मान लेते हैं यहाँ पे कि इस फाइल का नाम, इस सोर्स फाइल का नाम है example3.java. ठीक है, इसका नाम मैंने रखा है example3.java.
और मेन मेथड के अंदर सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, ओके, var var, फिर डबल वेरिएबल डिक्लेयर किया x, फिर मैंने असाइनमेंट किया। ये क्या किया मैंने, असाइनमेंट किया, 10 वैल्यू मैंने असाइन कर दी है किसको, वेरिएबल को, कि जो इंटीजर टाइप का है। फिर मैंने 10.0 मतलब कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू वो मैंने असाइन की है x को, कि जो डबल टाइप का है। अब यहाँ पे देखो आप, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज़ वैर इंटीजर, तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 10। उसी तरह से ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x, फ्रैक्शनल वैल्यू आप डिस्प्ले करते हो तो वो जो थी फ्रैक्शनल वैल्यू वो आएगी। अब यहाँ पे आपने क्या किया, वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल डिवाइड बाई 4, इसका मतलब क्या होगा, वेरिएबल इज इक्वल टू वेर डिवाइड बाई 4, वेर कितना है 10 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 4, x कितना है 10.0 डिवाइड बाई 4। जो भी रिजल्ट आता है वो हम इस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हम इस x वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। अगेन इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स वी हैव अगेन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट इज वेर एंड x, वापस डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आउटपुट क्या आएगा, क्या आप लोग बता सकते हो कि इन दो लाइंस में जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए हमने उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, वेरिएबल वेर और x के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। सर वेर के अंदर अगर हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया है तो उसके अंदर खाली 2 स्टोर होगा, और एक्स की वैल्यू के अंदर हमने डबल डेटा टाइप लिया है तो 2 पॉइंट डेसिमल वैल्यू स्टोर होगा। यस, वेरी गुड आंसर रूपेश। सी ओरिजिनल वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेर इज 10 एंड x इज 10.0, और आफ्टर डिवीजन वेरिएबल इज 2 एंड आफ्टर डिवीजन x इज 2.5। इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म होता है तो क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि कंपाइलर ऑपरेशन करने से पहले ये देखेगा कि जितनी भी टाइप्स है उस अरिथमेटिक ऑपरेशन में, उस ऑपरेशन में जितने भी डेटा यूज़ हुए हैं क्या वो समान प्रकार के हैं। अगर समान प्रकार के नहीं है तो वो उनको समान प्रकार का करेगा। लेकिन यहाँ पे तो अगर हम देखें तो ये वेर इंटीजर टाइप का है और ये 4 भी इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 4 होगा। अब देखो ये दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं तो इनका रिजल्ट भी कैसा आएगा, इंटीजर टाइप का। अब एक्चुअली हम जानते हैं कि 10 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 2.5 आना चाहिए, लेकिन जैसे कि यहाँ पे ऑपरेंड्स दोनों ही इंटीजर प्रकार के हैं तो जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको भी क्या किया जाएगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा, इसलिए रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अब नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हो कि x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 4, तो वहाँ पे 10.0 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो दोनों ऑपरेंड्स है वो अलग अलग प्रकार के हैं, एक डबल है और दूसरा इंटीजर है, तो इसे हम एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। और जब भी ऐसा होता है किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन में मिक्स्ड टाइप की एक्सप्रेशन होती है तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि कंपाइलर क्या करेगा, अगर सभी डेटा सेम टाइप के नहीं है तो उनको पहले वो एक समान प्रकार में कन्वर्ट करेगा, मतलब सबको कन्वर्ट नहीं करेगा, कोई एक जो होगा जो सबसे बड़ा होगा उस टाइप में बाकी के जो छोटे टाइप्स हैं उनको कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे बड़ा टाइप कौन सा है, डबल, तो डबल को वो रहने देगा, लेकिन जो छोटा टाइप है इंटीजर उसको वो प्रमोट करेगा, टाइप प्रमोशन इसे कहते हैं, और इंटीजर से उसको कन्वर्ट करेगा डबल में। तो यहाँ पे इंटरनली क्या होगा कि ये जो इंटीजर है आपका वो भी डबल में कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनली।
अब जाके आपका स्टेटमेंट ऐसा बना है 10.0 ओके और 4.0 इंटरनली, और जब इसका रिजल्ट आएगा 2.5 तो वो भी डबल टाइप का ही होगा और वो किसे असाइन किया जाएगा, x को। इसलिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन में जो रिजल्ट मिलता है वो 2.5 मिलता है और उसकी जो प्रीवियस लाइन है वहाँ पे 2 मिलता है, बिकॉज जो ऑपरेंड्स है वो सेम टाइप के है तो रिजल्ट भी उसी प्रकार का आएगा। देखो ये हमने अभी डिस्कस किया। वेरिएबल इज डिवाइड बाय 4, अ होल नंबर डिवीजन इज परफॉर्म्ड एंड द आउटकम इज 2, द फ्रैक्शनल कंपोनेंट इज लॉस्ट। 0.5 जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है पहले केस में। When the double variable x is divided by 4, the fractional component is preserved and the proper output is presented. Two control statements. किसी को यहाँ पे कोई डाउट है, मतलब कि ऐसा कुछ लग रहा है कि समझ में ना आया हो इस छोटे से कोड में, आप पूछ सकते हो अगर ऐसा लग रहा है तो। No doubt. Anybody else? Okay. Now the next topic is control statements. Friends, जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या होता है कि अपना जो प्रोग्राम होता है वो सपोज़ कि ये प्रोग्राम से, ये हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारी लाइंस लिखी है। दिस आर दी लाइंस, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, सोर्स कोड भी कहते हैं, प्रोग्राम भी कहते हैं, एट्सेट्रा। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब अपना प्रोग्राम हमने लिखा होता है इस तरह से, और जब ऐसे प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो शुरुआत होती है फर्स्ट लाइन से जनरल सिनारियो में, और फिर ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से सिक्वेंशियली वो फॉलो करेगा, सभी लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। ये उसका नॉर्मल बिहेवियर है अपने प्रोग्राम का। मतलब कि हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, द कंट्रोल स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एंड फॉलो द नेक्स्ट लाइंस सिक्वेंशियली। तो हम आपने कभी सुना होगा कि अपना प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, जब कोई पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट हो रही होती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि कंट्रोल अभी इस लाइन पे है। सपोज कि अपने प्रोग्राम में 10 लाइन्स हैं, अपने प्रोग्राम में समझ लो कि 10 लाइन का हमने प्रोग्राम लिखा है और उसमें अगर 5th लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तो हम ऐसा बोलेंगे कि कंट्रोल अभी 5th लाइन पे है, ऐसा बोला जाता है, आपने सुना भी होगा। तो जो कंट्रोल होता है वो फर्स्ट लाइन से शुरू होके नेक्स्ट लाइन पर जाता है। लेकिन कुछ लॉजिक, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती है कि जहाँ पे हमें उसका जो नॉर्मल प्रोग्रेस है आगे बढ़ना वो चेंज करना है, या चेंज करना है डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन या फिर डिपेंडिंग ऑन सम सिचुएशन, वी वांट टू रिपीट सम स्टेटमेंट्स। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है या फिर हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जो प्रोग्राम का जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है उसको बदलने में उपयोगी होते हैं, जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्ट्रक्चर्स। तो इन सब में जो सबसे कॉमन है वो है इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसका हम बहुत बार यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं, और दूसरा है फॉर लूप, जिसको हम स्टेटमेंट्स रिपीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को कॉमन कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहा जाता है या बोला जाता है। नॉर्मली ये प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज एग्जीक्यूट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंस्ट्रक्शन रिटन आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन, मैंने आपको बताया। This normal flow of a program can be altered by using various control statements. ये जो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो है, फ्लो आगे बढ़ना, उसको हम बदल सकते हैं यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि
कॉमनली जो यूज होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स या लूपिंग स्ट्रक्चर्स। टू ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज स्टेटमेंट्स आर इफ स्टेटमेंट एंड फॉर लूप्स। द इफ स्टेटमेंट, अब देखो इफ स्टेटमेंट का यूज़ हम करते हैं जब हमें कोई कोड कंडीशनली एग्जीक्यूट करवाना हो तब। कंडीशनली एग्जीक्यूट करवाना हो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है कि जो देखो कंडीशन जो होती है ना उसका अंजाम, उसका रिजल्ट होता है बुलियन, मतलब कि ट्रू या फॉल्स, यस या नो। तो हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन है कि जो अगर सही हो तो हमें ये कोड रन करवाना है, कुछ टास्क करवाना है, अदरवाइज नहीं करवाना है। तो वो हम क्या कहेंगे, उसको हमने कंडीशनली एग्जीक्यूट करवाया। तो इस हेतु के लिए इफ स्टेटमेंट का यूज होता है। वी कैन सिलेक्टिवली एग्जीक्यूट पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम थ्रू द यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन वेदर सम कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। कोई कंडीशन ट्रू है तो कुछ करना है, फॉल्स है तो नहीं करना है या कुछ और करना है। ऐसी सोच के लिए, ऐसे लॉजिक के लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इफ का। देर आर वेरियस फॉर्म ऑफ यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को यूज़ करने के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि सिंपल इफ, सिंगल इफ आप यूज़ कर सकते हो, इफ को एल्स के साथ यूज़ कर सकते हो, नेस्टेड इफ एल्स हो सकता है, इफ एल्स लैडर हो सकता है। लेकिन इन सब में जो सामान्य है वो सिंगल इफ, सिंपल जो है वो सिंगल इफ। जब आपके पास कोई एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन के अधीन होकर आपको कुछ एग्जीक्यूट करवाना है या बिल्कुल नहीं करवाना, तब आप ये सिंगल इफ का यूज़ कर सकते हो। उसकी सिंटेक्स इस तरह से है, इफ इज़ अ कीवर्ड देन कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता, मतलब कि आना चाहिए। फिर स्टेटमेंट्स की जो आपको एग्जीक्यूट करने हैं, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपको वहाँ पे ब्लॉक डिफाइन करना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। Condition is a Boolean expression that evaluates to either true or false. If condition is true, then the statements following if are executed, otherwise they are just bypassed. देखो यहाँ पे हम ये एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, if 10 लेस देन 11, क्या 10 11 से स्मॉल है? यस। तो ये जो कंडीशन है उसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है। ये जो लेस देन है वो क्या है? एक ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। उसका हमने यूज़ किया और चेक किया क्या 10 11 से छोटा है? यस, छोटा है। तो कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है हमने वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे इफ़ 10 लेस देन 9, अब 10 जो है वो 9 से लेस तो नहीं है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी, और फॉल्स होगी तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, मैंने अभी आपको बात की रिलेशनल ऑपरेटर की, तो यहाँ पे जावा सपोर्ट्स ऑल दी रिलेशनल ऑपरेटर्स विच आर सपोर्टेड इन C++, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वालिटी ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ओके, ये इन सब का यूसेज आपको पता ही होगा। ये लेस देन साइन है, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, मतलब इक्वालिटी ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू। ये करता क्या है, ये जो ऑपरेटर्स है सभी, उनके लेफ्ट साइड में एक ऑपरेंड होगा और राइट साइड में एक ऑपरेंड होगा। वो ये जो बीच में आपने सिंबल लिखा है जिसको हम ऑपरेटर कहते हैं, वो उस ऑपरेटर का जो ऑपरेशन है वो चेक करेगा लेफ्ट अगेंस्ट राइट। क्या ये लेफ्ट ये है इससे, ये है, इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन राइट। उसी तरह से यहाँ पे आप लिखते हो ग्रेटर देन, तो वापस चेक करेगा कि ये लेफ्ट जो है क्या वो ये है राइट से, मतलब कि ग्रेटर देन। हर बार वो लेफ्ट का रिलेशन चेक करेगा राइट से, राइट हैंड साइड जो ऑपरेंड है उससे, और जो अंजाम होगा, रिजल्ट होगा, वो एक बुलियन वैल्यू होगी, ट्रू या फॉल्स। अ सिंपल डेमो ऑफ इफ
public static void main, there are 3 variables defined A, B and C. A is assigned value 2, B is assigned value 3. Now we are putting one conditional statement if A less than B. A की वैल्यू 2 है और 3 की वैल्यू B की वैल्यू 3 है, तो इस तरह से वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 3 से छोटा है। अगर कंडीशन ट्रू है, इस केस में ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी, A इज़ लेस देन B। आप नीचे देख सकते हो A इज़ लेस देन B। फिर हमने चेक किया नेक्स्ट स्टेटमेंट में दूसरी कंडीशन, A इक्वल टू B, क्या A मतलब कि 2 और B मतलब कि 3 दोनों इक्वल है? नो, नहीं है, तो फॉल्स। तो ये लाइन आउटपुट में नहीं आएगी। ओके, तो ये था इफ स्टेटमेंट, नॉर्मल इफ स्टेटमेंट। ओके, सिंपल की जो हम यूज़ करते हैं वो, एल्स के साथ यूज़ हो सकता है, स्विच केस भी यूज़ हो सकता है, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में वो सब हम डिस्कशन करेंगे। ये जस्ट ओवरव्यू था। फॉर लूप वी कैन रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक और स्टेटमेंट यूजिंग लूप। देयर आर वेरियस लूपिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल एंड सपोर्टेड इन जावा। द मोस्ट कॉमन ऑफ देम इज फॉर लूप। अब फॉर लूप जो है वो सबसे सामान्य है और ज़्यादातर केस में हम उसका यूज़ भी करते हैं। तो उसकी जो सिंटेक्स है फ्रेंड्स वो इस तरह से है, फॉर। अब फॉर में ब्रैकेट के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, 3 पोर्शन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इटरेशन। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इटरेशन। फिर उसके स्टेटमेंट्स की जो आपको रिपीट करवाने हैं। So, for loop contains 3 portions. Initialization, it sets the loop control variable to an initial value. देखो, जब आप for loop चलाते हो, जब आप कोई for loop एग्जीक्यूट करवाते हो, तो देखो मैंने यहाँ पे डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हुआ था कि अलग अलग प्रकार की लूप्स सपोर्टेड है जावा में। मतलब कि वो और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, लेकिन अलग अलग लूप का उपयोग हम अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं। जैसे कि अगर हमें ये पता है, हम जानते हैं कि मुझे कितनी बार, हाउ मेनी टाइम आई वांट टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर कोड, तो ऐसे समय पे हम यूज़ करते हैं फॉर लूप का, कि हमें पता होता है काउंटिंग, वी नो द काउंटिंग ऑफ द लूप का जो हर एक एग्जीक्यूशन होता है उसको इटरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इटरेशन। हाउ मेनी इटरेशन वी वांट टू परफॉर्म, इफ इट इज नॉन अर्लियर टू अस, वी कैन यूज फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या होता है, काउंटर वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं कि भाई कितनी बार इटरेशन हुआ है, कितनी बार करना है उसके लिए, तो उसको हम काउंटर वेरिएबल बोलते हैं। एक वेरिएबल हम वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम हर बार काउंटिंग रखते हैं कि कितनी बार इटरेशन एग्जीक्यूट हुई है। तो जो पहला पोर्शन है इनिशियलाइजेशन, वहाँ पे हम काउंटर वेरिएबल जो है हमारा उसको इनिशियलाइज करेंगे किसी भी वैल्यू से। फिर कंडीशन पोर्शन जो है वहाँ पे हम कोई कंडीशन लिखेंगे कि जो कहीं पे जाके टर्मिनेट हो, कहीं पे जाके टर्मिनेट हो, ऐसी कंडीशन लिखेंगे। अगर वो कंडीशन कहीं पे जाके ट्रू नहीं होती है, मतलब टर्मिनेट नहीं होती है, तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है आपने वो कभी ट्रू हो सके, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। इट इज़ अ बुलियन एक्सप्रेशन टू टेस्ट द लूप, इफ ट्रू देन द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स, एल्स लूप टर्मिनेट्स। मतलब सॉरी, यहाँ पे हाँ, कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जो कहीं पे जाके फॉल्स हो, क्योंकि अगर हम ऐसा लिखते हैं a इज़ लेस देन 10, तो जब तक a 10 से छोटा है तब तक लूप एग्जीक्यूट होगी। जैसा ही a 10 या उससे ज़्यादा हो गया, लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जो कहीं पे जाके फॉल्स हो। इटरेशन मतलब हर बार, इटरेशन पोर्शन जो है वो क्या करता है कि काउंटर वेरिएबल को सेट करता है हर बार। जनरली हम प्लस प्लस लिखते हैं वहाँ पे, मतलब कि यूनिट इंक्रीमेंट करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे
+2 +3 भी कर सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं। डिटरमाइंस हाउ द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज चेंज्ड ईच टाइम द लूप इटरेट्स। हर बार लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद वो जो काउंटर वेरिएबल है उसमें क्या बदलाव होना चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इटरेशन पोर्शन में। सी डेमो ऑफ फॉर लूप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या यहाँ पे काउंटर वेरिएबल लिया है तो उसको जस्ट डिक्लेयर किया इंटीजर काउंट, फिर यहाँ पे हमने फॉर लूप डिफाइन की है। ये इनिशियलाइजेशन पोर्शन में काउंट को 0 कर दिया, फिर काउंट लेस देन 5 ये हमने कंडीशन लिखी, एंड देन काउंट इक्वल टू काउंट +1। ये क्या करेगा, इस लूप को 5 टाइम वो एग्जीक्यूट करेगा। अब देखो कैसे करेगा, पहली बार जब काउंट इनिशियलाइज होगा 0 से, ओके, फिर ये कंडीशन चेक होगी। जैसे ही लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा, काउंट इनिशियलाइज होगा 0 से, ये कंडीशन चेक होगी, क्या काउंट 5 से छोटा है, हाँ है, तो उसके अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे देखो आउटपुट में आएगा दिस इज़ काउंट, दिस इज़ काउंट, और फिर उसकी वैल्यू कॉलन करके, तो काउंट की वैल्यू पहली बार 0 है तो यहाँ पे 0 आई। फिर जाके वो जाएगा इटरेशन में और काउंट +1 करेगा, तो काउंट कितना हो जाएगा 1। वापस वो कंडीशन चेक करेगा, अब क्या 5 से छोटा है, तो इस लाइन को प्रिंट करेगा दिस इज़ काउंट और 1। फिर जाके इटरेशन में जाके काउंट पे +1 करेगा यहाँ पे, तो काउंट कितना होगा 2। वापस चेक करेगा कि वो लेस देन 5 है, हाँ है, तो उसके अंदर जो लिखा है वो रन करेगा। वापस इटरेशन में जाके काउंट की वैल्यू 3 करेगा, वापस कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो वो प्रिंट करेगा। वापस इटरेशन में जाके उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा 4 5 से कम है, यस, तो वापस उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। वापस इटरेशन में जाके +1 करेगा, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5। अब जाके कंडीशन क्या होगा कि काउंट इज़ लेस देन 5, मतलब कि 5 से छोटा है नहीं, 5 and 5 आर इक्वल, 5 इज़ नॉट लेस देन 5 और नॉट ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन अब हो जाएगी फॉल्स। तो डायरेक्ट कंट्रोल लूप से बाहर निकल के जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फाइनली डन, ओके। तो ये होता है, इस तरह से लूप काम करती है, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो इटरेशन पोर्शन है वहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट +1 ऐसा लिखा था, ओके। उसके बजाय हम सिंपली कम शब्दों में भी लिख सकते हैं काउंट ++। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसको ++ को हम कहते हैं एक्चुअली इट इज़ एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कि जो एक की बढ़ोतरी करता है अपने ऑपरेंड में, एक यूनिट की। We can use increment operator in iteration portion of the header which unit increments to its operand. It can be used as count equal to 0, count less than 5, जैसा था वैसा ही है, लेकिन जो लास्ट है वो काउंट ++। क्रिएट ब्लॉक्स ऑफ कोड। फ्रेंड्स, ये लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट्स काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपने मेरे ख्याल से बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ी होगी तब आपने वो भी पढ़ा होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्रिएट ब्लॉक्स ऑफ कोड। Whenever we need to logically link 2 or more statements, we can create a block. Block means क्या? Simply curly bracket open starts a block and closing curly bracket close that block. जब हमारे कुछ स्टेटमेंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो हम ब्लॉक का इस्तेमाल जनरली करते हैं। कोड ब्लॉक allow many algorithms to be implemented with greater clarity and efficiency. तो जब हमारा लॉजिक मतलब कि ऐसा हो कि जो बहुत से स्टेटमेंट से हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सभी स्टेटमेंट्स पर्टिकुलर लॉजिक के लिए ही है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हमें ब्लॉक बना के डिफाइन करना चाहिए।
Code block is a grouping of two or more statements. It is done by enclosing the statements between opening and closing curly brackets. तो कोड ब्लॉक को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर अपना कोड की जो हम रिलेट करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंडीशन लिखी, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया है, इफ़ W लेस देन H, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, तो ये यहाँ पे एक ब्लॉक की शुरुआत हुई, उसके अंदर दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, ये उस ब्लॉक का अंत हो गया। इस तरह से हम ब्लॉक डिफाइन करते हैं। वेरी कॉमन थिंग, इफ W इज लेस देन H, both statements inside the block will be executed. Thus two statements inside the block form a logical unit and one statement cannot execute without the other also executing. अब ब्लॉक के अंदर क्या होगा कि ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर के सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं वन बाय वन। ऐसा नहीं होता कि भाई ये दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और पहला नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, होगा तो दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। ये एक अनदर एग्जांपल, ब्लॉक डेमो। यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए, डबल टाइप के डिक्लेयर किए हैं, आई, जे एंड डी। अब आई को वैल्यू असाइन किए 5, जे को वैल्यू असाइन किए 10, फिर एक कंडीशन लिखी आई इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आई की वैल्यू 0 नहीं है तो आई डज नॉट इक्वल 0। अब आई की वैल्यू क्या है? 5 है, आई की वैल्यू है 5, तो आई नॉट इक्वल टू 0, आई 0 तो नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो आउटपुट में क्या आएगा? आई डज नॉट इक्वल टू 0। फिर डी इक्वल टू जे डिवाइड बाई आई, डी इक्वल टू जे, जे कितना है 10 और आई 5, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2.0। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जे डिवाइड बाई आई इज डी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ब्लॉक की शुरुआत होती है और यहाँ पे वो ब्लॉक ख़त्म होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसको हमने एज ए स्टेटमेंट ये ब्लॉक दिया है और ब्लॉक में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, होगा तो सब कुछ एग्जीक्यूट होगा और नहीं होगा तो एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फ्रेंड्स, तो आज का डिस्कशन हम यहाँ तक सीमित रखते हैं। किसी को कुछ